इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते उसी असिस्टेंट को जो जंप करते हुए एक और ब्लेड स्लैश मार देता है लोगन की तरफ। लोगन उस अटैक को देख के मन ही मन कहता है कि वो आ रहा है। इससे पहले कि वो अटैक लोगन को लगता है, लोगन नीचे झुक के उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अटैक लोगन के पीछे जाकर लगता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लोगन सोचता है कि उसका मैनी की स्वॉर्डमैनशिप बिल्कुल किताबों जैसी है, लेकिन वह अपने फोर्स ब्लेड को मर्जी से बदल देता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उतने में दूसरा असिस्टेंट लोगन के पीछे से एक स्लैश मार देता है। लोगन भी उसे देख हैरान हो जाता है, लेकिन लोगन उस अटैक से बच नहीं पाता और वो अटैक जाके लोगन के गले पर लगता है, जिससे लोगन घायल हो जाता है, लेकिन वो मरता नहीं। लोगन दूसरे असिस्टेंट को देख अपने मन ही मन कहता है कि दूसरा असिस्टेंट जो कि कहीं भी अंधेरे से बिल्कुल कोस्ट की तरह अचानक से सामने आ जाता है और फिर ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो अंधेरे में घुल गया हो। डार्क बेज अटैक एक टॉप टायर के फोर्स यूजर जो कि किसी असिस्टेंट के बैकग्राउंड से आया हो मुझे उन घोस्टों की याद दिलाता है जिनके बारे में मैंने अपनी पिछली लाइफ में सुना था। तभी लोगन हैरान हो जाता है क्योंकि उसको एक और अटैक लग चुका था, वो भी पैर में। डैम, अभी डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं है, ये साफ साफ एक प्रॉब्लम है। उतने में एक असिस्टेंट लोगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार लोगन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो अपने बारे में बताता है कि रियलिटी में मैं एक हाई रैंक वाला पर्सन हूँ, मेरे लिए भी दो टॉप रैंक का सामना करना मुश्किल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हारने वाला हूँ। दूसरी तरफ देखते उन दोनों असिस्टेंट को। उन दोनों असिस्टेंट में से एक असिस्टेंट बोलता है कि तू जिद्दी कमीना, और ये बोल के दोनों लोगन के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि मर जा। लेकिन दूसरी तरफ लोगन वह कहाँ हार मानने वाला था, वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और तेजी से उन दोनों असिस्टेंट के ऊपर अटैक करके उनके आगे निकल जाता है, जिससे दोनों असिस्टेंट की हालत खराब हो जाती है। लोगन अपने मन ही मन कहता है चाहे कोई आर्टिफैक्ट हो या सीक्रेट टेक्निक जो भी हाथ लगे उसका यूज करो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जरूर एक मौका मिलेगा। और लोगन बैडेस्ट तरीके से उनकी ओर देखता है, लेकिन दूसरी तरफ असिस्टेंट वो भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर को निकालते हुए कहता है कि मैंने तुझे कम हाँक लिया। लोगन उसके पावर को देख मन ही मन कहता है कि वो अपनी लिमिट के बाहर जाकर जबरदस्ती अपनी पावर को निकाल रहा है, बिना अंजाम के परवाह किए बिना। क्या वो सच में मुझे इतनी बुरी तरीके से मारना चाहता है? पर वो असिस्टेंट काफी गुस्से में था। वो लोगन के ऊपर बहुत सारे स्लैशेस मारता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगन भी अपने फोर्स वगैरह का यूज करते ही या तो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था या तो डॉज कर रहा था। लोगन समझ जाता है कि अगर उसे एक भी हिट लग गए तो वह तुरंत ही मारा जाएगा। उसका हर एक अटैक भारी है, अगर मैं इसे सीधा ब्लॉक करता रहूं तो मेरी बॉडी ज़्यादा देर तक उसे संभाल नहीं पाएगी। उतने में असिस्टेंट लोगन के करीब पहुंच जाता है और अपने स्वॉर्ड से लोगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लोगन जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो दोबारा से अटैक करते हुए कहता है कि कमीना ये तेरा अंत है। लेकिन वो कुछ देख हैरान हो जाता है क्योंकि लोगन ने इस बार उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लिया था। वो असिस्टेंट लोगन को गाली देते हुए कहता है कि तू जिद्दी कमीने, और लोगन को एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। लेकिन लोगन अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है। लेकिन दूसरी तरफ से दूसरे असिस्टेंट ऊपर से लोगन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तू हरामखोर। लोगन भी उस असिस्टेंट को देख थोड़ा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उस असिस्टेंट को उसके साथी की बात याद आती है। बिफरोज के ट्विंस ब्लेड वो हार गए थे, मुझे मत हंसा, मैंने ऐसे बहुत से छोटे मोटे लोगों को देखा है जो कि अपनी बड़ी चढ़ी रेपुटेशन के चक्कर में ही खुद ही कुचले जाते हैं। तुमने अच्छा मुकाबला किया, लेकिन अंत में तुम भी वही छोटे मोटे लोगों में से एक हो। तभी लोगन की पावर अचानक से बढ़ जाती है, जिसे देखो असिस्टेंट भी हैरान हो जाता है। वो उसकी स्वॉर्ड की ओर देखता है, अपने मन ही मन कहता है कि उसकी स्वॉर्ड अपने आप ही हिल रही है। उतने में लोगन एक पावरफुल स्लैश उस असिस्टेंट की तरफ मार देता है। वो असिस्टेंट भी देख हैरान था। वो अपने मन ही मन कहता है जैसा कि रूमर्स था वो एक ऐसा पर्सन है जैसे जैसे वो लड़ता है उसका लेवल भी बढ़ता है। वो अटैक जाके असिस्टेंट के पास पहुंचता है। तभी देखते लोगन को जो कि और एक अटैक बना के उसकी ओर मार देता है। तभी सीन कट होता है अगले दिन का। मुझे नहीं पता कि वो मरा है कि नहीं। हम देखते हैं लोगन को, लोगन के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। एक बंदा कहता है जांच में पता चला है कि टोटल 13 इंट्रूडर थे, वो सभी इंट्रूडर मारे गए। लोगन पूछता है कि और हमारे यहाँ कितने इंजर्ड हुए? कैप्टन कहता है कि हमारी साइड 5 नाइट मारे गए और 12 घायल हो गए। लोगन कहते हैं कि अच्छा, मेरे फादर भी मदर को प्रोटेक्ट करते हुए सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं। कैप्टन कहता है इंट्रूडर का लेवल को देखते हुए फिर भी हमारे यहाँ नुकसान वो काफ़ी कम है। लोगन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो टॉप और मिड टायर के अटैकर थे, लेकिन उनमें से किसी का भी चेहरा जाना पहचाना नहीं था। लेकिन ऐसा काम कौन कर सकता है? टू बी हॉनेस्ट, सच कहूँ तो मेरा मानना है कि ये काम जॉर्डन वाल्टरमैन का काम है। ये सुन फिलिप और ड्वेन हैरान हो जाता है। ड्वेन कहता है यंग मास्टर, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप ड्यूक हाउस के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और इससे भी बदतर बात है कि हमें सेकंड प्रिंस के फैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। लोगन कहता है तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं ड्यूक हाउस के अगेंस्ट जाने वाला हूँ? ये सुनकर तो डन वो कुछ नहीं बोल पाता। लोगन कहता है ये तो कॉमन सेंस है, अगर हम अभी ड्यूक हाउस के अगेंस्ट गए तो हमारा काम 25 हो जाएगा। अगर मैं ड्यूक की जगह होता मैं सबसे पहले अपने आप को ही मिटा देता, और जॉन डगलस ही एकमात्र ऐसा पर्सन होगा जिसका इससे फायदा होगा। और लोगन अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है पर हमें इसे सहना होगा।
चाहे हमारे साथ कितना भी गंदगी की जाए लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ का माहौल एकदम टेंस हो जाता है। लोगन कहता है कि चाहे वो लोग हमारे सोल्जर्स को मार ही क्यों ना दे, हमें इसे सहना होगा क्योंकि हम कमजोर है, क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है। क्या ये पैसिफिक नहीं है? मैं ही क्यों अकेला हूँ जो कि इस बात से नाराज है। तभी लोगन कैप्टन को कहते हैं कि कैप्टन कहते हैं कि ये सर। लोगन कहता है कि नाइट की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? कैप्टन कहता है हम पूरी तरीके से तैयार है। लोगन कहता है कि बहुत अच्छे, पर फिर भी तुम सभी का थैंक्स। मैं आशा करता हूँ हम एक दिन इस अपमान का अच्छे से बदला चुकाएंगे। तभी लोगन उन सभी के सामने झुकते हैं जिससे वहाँ के सभी लोग देख हैरान हो जाते हैं। ड्वेन कहता है यंग मास्टर, लेकिन लोगन उन सभी से कहता है मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम थोड़ी और कोशिश करो, मैकलिन की सारी ग्लोरी तुम्हारी भी होगी। लोगन की इस तरह की बातें सुन वहाँ के सभी लोग भावुक हो जाते हैं और चारों के चारों एक साथ बोलते हैं कि यस सर। इसके साथ हमें बताया जाता है जॉर्डन के अटैक करने के बाद लोगन और उसके साथियों ने पूरे इरादे से अपने इलाकों को आगे बढ़ाने की ठान ली और इसके रिजल्ट में अगले सीन में हम देखते हैं स्केलेटन को जो कि पूरे जोरों शोरों से काम कर रहा था। रिक तो परेशान था। वो कहता है कि क्या तुम सभी डॉक्यूमेंट्स को आज ही खत्म कर दोगे? मिस्टर फिलिप कुछ करो या उसे रोको। लेकिन फिर तक वो तो अपने मन ही मन बोल रहा था लगता है कि हम दोबारा से ओवर टाइम काम कर रहे हैं। लेकिन वो सभी नहीं बल्कि नाइट भी पूरे जोरों शोरों से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। कैप्टन उन्हें बुरी तरीके से ट्रेनिंग कराते हुए कहते हैं कि अगर तुम फोर्स यूजर हो तो दीवार से टकराने के बाद हार मत मानो। लेकिन नाइट को देख के पता चल रहा था कि उनकी हालत कितनी खराब थी। कुछ लोग तो भीख मांगने लगते हैं कि बस बस करे कैप्टन। दूसरी तरफ कुछ लोग नाइट की ट्रेनिंग देख के अपने में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि आज नाइट की ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही मुश्किल नहीं लग रही है। दूसरा बंदा कहता है क्या तुमने नहीं सुना, कुछ एसेसिन ने मेंशन के ऊपर अटैक कर दिया था और लॉर्ड मरते मरते बचे हैं और वो बोल रहे हैं कि एक वॉर भी हो सकता है। ये सुन दूसरा बंदा हैरान हो जाता है। वो कहता है हमारे जैसे रिफ्यूजीज के लिए इस जगह को छोड़ के अलावा और कोई जगह नहीं बचा। और वो लोग एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और नाइट की तरफ देखते हैं। एक बंदा कहता है कि अब हेजिटेट करने का टाइम नहीं है। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम अपने घर को दोबारा नहीं खो सकते। दूसरा कहता है कि हाँ अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो उन्होंने कहा था वो गार्ड्स क्रॉप्स के लिए भर्ती कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें बताया जाता है वाल्टामैन के अटैक के बाद मैकलिन की निगरानी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ी। खुद ही आके लोग वॉलेंटियर करने लगे और इसी तरह 3 महीने बीत गए। हम देखते हैं लोगन को और उसके फादर को। शुक्र है लगता है कि ड्यूक फिलहाल कुछ करने वाला नहीं है, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। लोगन कहता है सिविल वॉर शुरू हुए आधा साल हो चुका है, अब तो सीधे टक्कर हो रहा है इलाइट फैक्शन के बीच हेड ऑन। अब तो उनके पास टाइम ही नहीं है हमारे पास एसेसिन भेजने का, क्योंकि उनके पास अब पावर ही नहीं बची। उसके फादर कहते हैं कि हाँ सेंस बनाता है सेकंड प्रिंस के फैक्शन को पीछे ढकला जा रहा है। वो लगातार सेंटर फ्रंट तक हारते गए। वो पीछे ढकलते ढकलते वेस्टर्न तक आ पहुंचे हैं, वाल्टामैन टेरिटरी और रॉयल डोमेन के बॉर्डर तक, और यहाँ तक कि ट्विंस केसल में से एक केसल को उन्होंने पहले ही खो दिया है। और लोगन बताता है कि बिफ्रो जो कि सेकंड प्रिंस फैक्शन की एक मेन पावर थी वो हमसे अपनी लैंड हार गई और उसकी सप्लाई भी कट गई है। तो अब वो अपने पावर को बचाए रखने के लिए बाकी के नोबल्स को भी सप्लाई देने का बोझ अपने ऊपर उठा रहा है। इसी कारण उनका हारता हुआ फैक्शन जल्दी बिखर जाएगी। ये बिल्कुल मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। तभी उसके फादर कहते हैं कि एक नाइट होने के रूप में मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन थैंक्स सिविल वॉर के कारण हमारा घर और भी बड़ा हो गया। लोगन बताता है जैसे कि फादर ने कहा वॉर से तबाह हुई फैमिली से नाइट को भर्ती करके अब हमारे पास 170 नाइट हो चुके हैं। ये तो उस पावर से भी ज्यादा है जब हमने मदर कैसल पे कब्जा करके उनके नाइट को अपने अंडर लिया था। और अगर हम क्रॉसबो कैलेबरी के ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करें और रेगुलर ट्रूप्स को भी तो ये टोटल 3500 से भी ज्यादा है। और इसके अलावा विपरीत से जो हमने 5 केसल कब्जा कर लिया उसे भी जोड़ दो। और अगर हम सिल्वान और टेस्लान को भी जोड़े और यहाँ तक कि दूसरे टाउन के गार्ड्स क्रॉप्स को भी मिलाकर ये टोटल नंबर 10,000 तक पहुँच जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं लोगन को जो कि अपने हाथों में एक फोर्स ब्लेड को बनाता है, एक ऐसी पावर जो कि खुद से एक वेपन और आर्मर दोनों बन जाती है, जो एक हाई रैंक की पहुँच होती है। लोगन के फादर लोगन के पावर को देख के कहते हैं कि हो लगता है कि तुम मुझसे पहले ही आगे निकल गए। लोगन भी कहते हैं कि हा नहीं, मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा। और अपने मन ही मन कहता है कि मैं अभी तक 4th फॉर्म तक नहीं पहुँच पाया हूँ, डिवाइन स्वॉर्ड मैनुअल ब्लेजिंग फ्लेम स्लेश। लेकिन सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। और लोगन अपने फादर से कहता है कि लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं इसका यूज करूँ। उसके फादर थोड़े हैरान लग रहे होते। वो लोगन से पूछते कि तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं मुझे मत कहना। लोगन आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि हाँ मैं अब सिविल वॉर को खत्म करने वाला हूँ। तभी सीन कट होता है साउथर्न माउंटेन की तरफ। हमें दिखा जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे गोब्लिन्स को। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो चौंकने हो जाते हैं। वो पीछे की ओर देखते हैं एक छोटा गोलम को जिसके हाथों में कुछ था और वो उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो गोब्लिन गुस्से में उसकी ओर अटैक कर देते हैं, लेकिन अचानक से वो शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो अगले पल ही पागलों की तरह हंसने लगते
लगते हैं और छोटे गोलम का मजाक बनाने लगते हैं, पर वो ज्यादा देर तक नहीं हंस पाते क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो सभी गोब्लिन एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं गोलन के पीछे कोई आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लोगन था। वो कहता है कि हा इसका बहुत अच्छा आउटपुट था सर स्केलेटन, हमें बस थोड़ा और टाइम को कम करना होगा जिससे 0.5 सेकंड तक। स्केलेटन कहता है कि ठीक है मैं इसे लिख लेता हूँ। वहाँ पर हमारा आता है और कहते हैं कि मास्टर जो हमने अपने साथ प्रोटोटाइप लेके आया था वो सभी यूज हो चुके हैं। लोगन कहते हैं कि क्या पहले ही मैंने कहा था कि इसे ज्यादा बनाना। हमार कहता है कि मैंने सोचा कि एक ही बनाना काफी होगा। लोगन कहता है कि फिर भी एक गोब्लिन विलेज को साफ करने के लिए इसमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगा, ये काफी अच्छा है। तभी वहाँ की जमीन वो पूरी तरह से हिलने लगती है। लोगन कहते हैं कि क्या जमीन हिल रही है? तभी वहाँ पर एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। हमार अपने कान बंद कर लेता है। वो लोग इस चीख को सुन के वहाँ से भागने लगते हैं। लोगन तो हमार को उठा के लेके भाग रहा था और जाके एक जगह वो लोग छुप जाते हैं। स्केलेटन कहता है ये कैसी आवाज थी? हमार कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि जंगल का लोकल प्रेडेटर वो जाग गया है। साउथर्न रीजन की माउंटेन वो पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस है। आखिर वो एक डीमन जोन जो है, और वो लोग की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। लोगन कहता है जो भी हो, लेकिन तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन था लेकिन प्रोडक्शन मेरी उम्मीद से अच्छी निकली। मनी मन कहता है सच कहूँ तो ये तो मेरे पिछले लाइफ से भी काफ़ी अच्छा है। स्केलेटन कहता है बम लिब्रेसा की फायर पावर 2nd क्लास स्पेल के बराबर है, लेकिन इसकी कीमत 1st क्लास स्क्रॉल के बराबर है। ये तो एक रिवोल्यूशनरी इफिशियंसी है। सीधे शब्दों में कहूँ तो कम दाम में बड़ा धमाका। ये सब लॉर्ड लोगन के लाए गए रिसर्च बुक के ही कारण हुआ। लोगन कहते कि प्लीज सर स्केलेटन आप ही ने इसे पॉसिबल किया। हमारे कहते कि मास्टर मत भूलो कि मैं भी इसमें था। लोगन कहते कि ठीक है तुमने भी काफी अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी ब्लूप्रिंट के बिना इसे दोबारा बनाना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लिब्रेसा बम के बनाने के तरीके को हमें सीक्रेट रखना चाहिए। स्केलेटन कहते कि लॉर्ड हमार और मैं ही सिर्फ है जो इस मेथड के बारे में जानते हैं। हमार कहता है अगर किसी का इसका रेशियो देख के मालूम भी पड़ जाए कि इसे कैसे बनाया गया है, लेकिन फिर भी वो इसे कॉपी नहीं कर सकता। लोगन कहते कि बहुत बढ़िया, तो थैंक यू के तौर पर मैं मैजिक टावर के फंड को 30% से बढ़ा दूंगा। अब ये सुन के तो स्केलेटन को उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। लेकिन लोगन आगे हमार के लिए कहता है हमार मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में से 3 साल कम कर दूंगा। ये सुन के तो हमार का भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है कि क्या सच में? लोगन कहते हैं कि ऑफकोर्स अगर फॉर्मूला वो सीक्रेट रहे तो। स्केलेटन कहता है कि ऑफकोर्स लॉर्ड लोगन। हमार कहता है कि बिल्कुल, मैं अपनी लाइफ की कसम खाता हूँ मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। जबकि बढ़िया माहौल है। इसी खुशी के खबर में मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन लोगन को कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे स्केलेटन को कहता है। स्केलेटन कहता है कि हाँ मैं इसे अपने साथ ही लेके आया था। और स्केलेटन एक नया क्रॉसबो निकालता है और कहता है लिब्रेसा बनाने के टाइम हमने एक और चीज बनाने की कोशिश की थी। इसे हम कहते हैं रैपिड फायर क्रॉसबो आर्टिफैक्ट क्रिएशन। लोगन उसे देख काफी खुश हो जाता है और अपने मन ही मन कहता है कि रैपिड फायर क्रॉसबो आर्टिफैक्ट विजन। और अगले दिन में हमें एक गोलम को दिखाया जाता है। लोगन उस क्रॉसबो को उसके ऊपर टेस्ट करने वाला था और उसके ऊपर वो क्रॉसबो फायर कर देता है। और जैसे वो क्रॉसबो जाके उस गोलम को लगता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लोगन तो ये देख काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वाह इतनी पावरफुल क्रॉसबो, ये कैसे हो सकता है? मेज कहता है कि आपको क्या लगता है कि हर एक अटैक में लिब्रेसा की डिस्ट्रक्शन जितनी पावर है? लोगन कहता है कि हाँ, और यहाँ तक कि रेंज भी 2 गुनी हो गई है। मेज कहता है कि हाँ हमने स्ट्रॉन्ग माना रेजिनेंस लगाया था जिससे रेंज की पावर बढ़ गई है, लेकिन ये एक साथ 2 वोल्ट फेंकती है 5 बार, यानी 10 बार वोल्ट फेंकने के बाद ये टूट जाएगी। और हमारा कहता है कि और हमें इस क्रॉसबो को बनाने में पूरा 1 दिन लग जाता है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लोगन उस क्रॉसबो को देख मन ही मन कहता है भले ही हम रोज इसे 1 बना ले, लेकिन फिर भी साल में 365 ही बनेगी, लेकिन फिर भी इसके पावर को इग्नोर करना नामुमकिन है। और लोगन दोनों से कहता है कि हम सबसे पहले इन्हें लीडर को देंगे, अगले 2 महीने में तुम जितना बना सकोगे उतना बनाओ। मेज कहते हैं कि ठीक है समझ गया। डॉप कहता है लेकिन 2 महीने तब हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, पर हमें यहाँ नहीं बताया जाता है कि किन की ज़रूरत पड़ेगी। सीन कट होता है तोमोदो कैसल की और मैकलेन टेरिटरी को। वहाँ पर एक नोटिस चिपकाया हुआ था। आसपास के लोग आकर नोटिस को देखते हैं। एक बंदा कहता है कि क्या लिखा है? दूसरा बंदा कहता है कि वो कह रहे हैं कि दूसरा टाउन बन के तैयार हो गया है, जो भी वहाँ शिफ्ट होना चाहता है वहाँ पर जा सकता है। तीसरा बंदा कहता है कि क्या दूसरा टाउन? मैं तो यहीं मजे कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। वो दूसरा बंदा आगे बताता है, वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी वहाँ पर आता है तो उन्हें एक घर और खेती के लिए एक जमीन दी जाएगी। एक बंदा तो अपना मुँह ही फेर लेता है। एक सादे बाल वाला बंदा वो कहता है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। हमें पता चलता है ये सिल्वान कैसल होता है, मैकलेन की दूसरी टेरिटरी। वहाँ पर भी सेम नोटिस लगाया गया था। वो सादे बाल वाला बंदा कहता है जब से लॉर्ड बदला है सिल्वान में रहना और भी अच्छा हो गया है। हम अपना घर क्यों छोड़े तब? आखिर हम इतने ट्रबल को फेस क्यों करें जबकि हम यहाँ पर अच्छे से जी रहे हैं? तभी उस बंदे के पीछे से एक बंदा अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं वो
तकलीफ उठाऊंगा। उस बंदे के पीछे और भी कुछ बंदे होते, वो भी कहते कि हाँ, हम वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार है। हमारा टर्न पहले ही बर्बाद हो चुका है। अगर वो फ्री में घर और जमीन दे रहे खेती के लिए तो इससे अच्छा मौका हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एक बंदा सादे बाल वाले बंदे को समझाता है कि वो सभी वॉर में हारे गए फैमिली से है। दूसरी तरफ वो बंदा अपने दूसरे साथियों को बोलता है कि चलो सब लोग तैयार हो जाए जाने के लिए, और वो सभी सेकंड टाउन के लिए निकल जाते हैं। सीन कट होते हैं, हम देखते हैं लोगन को। वो कहता है दूसरा टाउन सिल्वान और तोमोदो कैसल के बीच में बनाया गया है, बिल्कुल मिडिल में। तो डोन, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? डोन कहते हैं कि क्योंकि दोनों कैसल एक दूसरे से काफी दूर है। लोगन कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, तोमोदो और सिल्वान के बीच में 3 दिन का दूरी का डिस्टेंस है, इसे प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोन कहता है कि मतलब आप बोल रहे हो कि इस पे कोई अटैक कर सकता है? लोगन कहता है कि हाँ, इसलिए वो टाउन के लोग विलेसेट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और इससे ऑर्डर भी मेंटेन करना आसान है। डोन कहता है कि आप सच में सोच रहे हो कि इस पे कोई अटैक करेगा? क्या ये मैकलेन की नया टाउन वेफरस की जगह पर नहीं है? लोगन कहते हैं कि हाँ, ये पुरानी मैकलेन की प्लेन को गार्ड करेगा, ये एक बढ़िया डिफेंस लाइन बनेगी। डोन सोचता है तो फिर इस पे कौन ही अटैक करेगा? और कहानी सुनाने वाला कहता है कि डोन का डाउट वो मिड समर के स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाएगा, और वो टाइम भी आ जाता है। और लोगन बताता है कि अब वो सिविल वॉर में शामिल होने वाला है। अब ये सुन के वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं। डोन कहता है कि मुझे उम्मीद थी, लगता है कि आप सच में सीरियस हो, लेकिन क्यों? हमारा टेरिटरी अच्छे से फल फूल रहा है, अगर हम बस दूर रहे तो हम खुशहाली से जिएंगे। लोगन मनी मन कहता है कि अगर मुझे इस जमीन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती तो तुम गलत नहीं होते। और मनी मन कहता है लेकिन मैं यही तो नहीं चाहता। और वो कहता है कि अगर हम इसी तरह न्यूट्रल बने रहे, चाहे कोई भी फैक्शन जीते, हमारा मैकलेन वो जरूर गिर जाएगा। अब ये सुन के सबसे ज्यादा फिलिप और डोन वो सबसे ज्यादा हैरान होते हैं। डोन कहता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गई है यंग लॉर्ड? फिलिप कहता है कि वो सच कह रहे हैं, जिस तरह से फर्स्ट प्रिंस की फैक्शन वो आगे बढ़ रही है, उनका जीतना तय है। यहाँ तक कि अभी तक हमने उनका अपोज भी नहीं किया है। पर तभी लोगन के फादर टेबल के ऊपर हाथ मार के सभी को शांत करा देते हैं, और वो लोगन से पूछता है उसका कारण। लोगन मनी मन बताता है वॉर के बाद पहला प्रिंस दूसरे प्रिंस के फैक्शन के निकल जाने के बाद क्या वो वहीं पर रुक जाएंगे? इसका जवाब है नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं रुकेंगे। मेरे प्रीवियस लैब में जब उन्होंने सिविल वॉर को जीता तब भी पहले फ्रेंच के फैक्शन वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। आखिर में उन्होंने उन लोगों को भी खत्म कर दिया जो न्यूट्रल थे या चुप बैठे थे। लेकिन शायद ये बात अभी इन लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुझे इनके दिल में ये बात को पहुंचानी होगी, कुछ ऐसा जो कि वो सीधे इसे फील कर सके। और लोगन उन्हें बताता है पहले फ्रेंच के फैक्शन में ऐसे 2 फैमिलियर है जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। पहला एक मेरे ससुराल जो कि पहले जमीन को लेकर लड़ाई हो गई थी और कायरो ने अपना सपोर्ट काट दिया था जब हम मुश्किल में थे, और दूसरी वुल्फ फैमिली जिन्होंने हमारे घर आके बदतमीजी से सगाई तोड़ने की मांग की। दोनों फैमिली पहले फ्रेंच के फैक्शन से बड़े फाइनेंशियल बैकर है। अगर वो ऐसे ही खत्म हो गया, तुम्हें क्या लगता है उन्हें पावर मिलने के बाद क्या वो हमें अकेला छोड़ देंगे? और लोगन मनी मन कहता है सच कहूँ तो कोई नहीं बता सकता है कि वो हमें कैसे देखते हैं। फिर हम ही पूछ सकते हैं, लेकिन असल में बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और उनके बारे में क्या फील करते हैं। फिलिप कहते कि तो क्या हमें पहले फ्रेंच की फैक्शन की साइड लेनी चाहिए? लोगन मनी मन कहता है कि बिंगो, यही तो मैं चाहता था। लोगन कहते कि नहीं, हम दूसरे प्रिंस के फैक्शन में शामिल होंगे। लोगन के मुंह से ये बात सुन के तो सभी लोगों का मुंह ही फट जाता है। डोन उस पर भड़कते हुए कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा मतलब वेफरोस की साइड की और जो कि वो लोग हार रहे हैं। लोगन उन्हें पहले शांत कराता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम सभी क्या फील कर रहे हो, लेकिन इसके बारे में सोचो। अगर हम जीतने वाले साइड में शामिल होते हैं तो वो सच में हमें कितना ग्रेटफुल मानेंगे, लेकिन हारने वाले फैक्शन की साइड लेना ये बेटर होगा, और लड़ाई के रुख के बदल देना ये उससे भी ज्यादा फायदेमंद होगा। फिलिप मनी मन कहते कि तो तुम बोल रहे हो कि सिचुएशन को बदलने का एक और रास्ता है। ड्वेन कहता है लेकिन क्या होगा अगर हम डूबते हुए जहाज पर सवार हो जाए? लोगन कहता है कि हाँ, जहाज के कई पाल को खो दिया गया है और उसके पतवार में छेद होने वाले हैं। और लोगन जोश में कहता है लेकिन फिर भी उसके पास चलने के लिए काफी ताकत बाकी है, क्या तुम्हें पता है? सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके फादर भी कहते हैं कि नहीं, ये मत कहना। कैप्टन भी अपने मन ही मन कहते हैं कि क्या वो सच में वो बोलने वाला है? लोगन एक स्माइल देता है और कहता है कि क्या मैंने कोई भी ऐसा काम किया है जो गलत हो? सभी का रिएक्शन देख के ही पता चलता है कि लोगन वो गलत काम करके ही आगे बढ़ता है। तभी डन लोगन के पास जाता है और कहता है यंग मास्टर, उस हमले के बारे में क्या? आपने पहले कहा था कि यह काम वाल्टा मैन का है, तो हमें दूसरे प्रिंस के फैक्शन के साथ क्यों देना चाहिए? लोगन पहले तो शांत रहता है, फिर एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहता है कि इसके बारे में चिंता मत करो। डन भी लोगन की इस तरह की स्माइल देख हैरान हो जाता है।
लोगन कहता है मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो इसका भारी कीमत चुकाएंगे सही टाइम आने पर। तभी सीन कट होता है वाल्टर मैन की तरफ। वो कहता है कि तो तुम हमें इसलिए ज्वाइन करना चाहते हो, और अगले ही पल ही गुस्सा होते हुए कहता है क्या तूने अपना दिमाग खो दिया है मैकलन। हमें पता चलता है कि लोगन ने वाल्टर मैन के साथ कम्युनिकेट किया था। लोगन कहता है हाँ शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हमें पहले फ्रेंड्स के फैक्शन में शामिल होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनकर तो ड्यूक और भी गुस्से में लाल हो जाता है। लोगन कहता है कि ड्यूक क्या सच में आप हमें ठुकराने वाले हो। ड्यूक लोगन से कहता है तुम कह रहे हो कि तुम्हें पहले प्रिंस के फैक्शन में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही साथ वो बहुत गुस्सा भी हो रहा था और गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहा है, और अपने गुस्से के साथ अपने पावर को भी निकालता है जिससे वहाँ के आसपास की जगह वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन ड्यूक अपने आप को जैसे तैसे शांत करता है। एक बंदा उस कम्युनिकेशन को ड्यूक के सामने लाता है। लोगन मन ही मन सोचता है सिर्फ उसने एक ही चीज में इतना कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी उसको इतना गुस्सा होती हुई देख के लगता है कि उसकी शायद हालत सच में बहुत खराब है। लोगन ड्यूक से कहता है मैं आपके प्रति रूड होने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हाल ही में आपके द्वारा मुझे जो तोहफा मिला था। वाल्टर मैन भी समझ जाता है कि लोगन किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो बात को पलटते हुए कहता है क्या तोहफा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वैसे भी तुम शामिल होने नहीं आए हो तो तुम क्या चाहते हो। लोगन कहता है ये कुछ खास रिक्वेस्ट नहीं है, जीतने के बाद जो बेफरोज की जमीन को हमने लिया है बस उस पर फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए तो ठीक है। मार्क्यूस का आधा हिस्सा और मैकलिन के पास वाली काली इलाका और वो काउंटशिप जो हमारे इंस्पेक्टर ने खो दिया था, हमें बस यही 3 चीजें की गारंटी चाहिए। ड्यूक कहता है क्या तुम सच में ये बात अभी बोल रहे हो। लोगन कहता है कि हम जो खतरे उठाने वाले हैं उसको देखते हुए मुझे ये मांगना ज्यादा नहीं लगता। अब ये सुन ड्यूक हंसने लगता है और कहता है कि हा ये तो नेगोशिएशन करने के लायक भी नहीं है, लेकिन अगर ये बात तुम मेरे सामने आके बोल सकते हो तो मैं मान लूंगा। पहले तो ये बात सुन लोगन शांत होता है और अगले ही पल में कहता है कि क्या ऐसा है, ठीक है। ड्यूक हैरान हो जाता है। लोगन कहता है तो फिर मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊँगा। तभी सीन कट होता है बेफरज कैसल की ओर। हमें दिखाया जाता है मैकलेन की सेना को। कोई कहता है क्या सप्लाई यूनिट तैयार है, दूसरा कहता है कि हाँ हमने 2 हफ्ते के सप्लाई को तैयार कर लिया है। और अगले सीन में हमें लोगन को दिखाया जाता है। लोगन के फादर लोगन से कहते हैं कि लोगन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी मांगे कुछ ज़्यादा ही है, शायद वो जरूर हमें तोप की गोले की तरह यूज करेंगे। लोगन कहता है तोप के गोले भी अभी सेकंड प्रिंस के फैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप फादर अपने लिबरेशन के पावर को देख के ही आपने इसका अप्रूवल दिया था। उसके फादर कहता है कि हाँ वो वेपन वो सच में बहुत पावरफुल था, यहाँ तक कि रिटेनरी भी मानते हैं कि वो वॉर के रुख को बदल सकता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या हम सच में इसे बचा पाएंगे, और साथ ही क्या तुम्हारा इंटेंशन सेकंड प्रिंस को राजा बनाने का है। और साथ ही साथ उसके फादर मन में बताता है कि ग्रेट नोवलेंस के इंसिडेंट के जिस टाइम सिविल वॉर को पूरी तरह से भड़का दिया था, लेरिस वेल्ट की मौत को देख के लोगन वो मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता कि उस स्माइल के पीछे क्या छुपा है और उस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी है। उतने में लोगन कहता है कि ये मुश्किल टाइम है फादर, आज का दोस्त कल का दुश्मन है और कल का दुश्मन आज का दोस्त है। उन सब के बीच में हमें बस अपने घर के लिए जीतना होगा। ये सुन के लोगन के फादर वो थोड़ा परेशान लग रहे थे। वो अपने मन ही मन कहते हैं शायद मैं बूढ़ा आ रहा हूँ और ये मेरी फालतू की सिर्फ चिंताएं है। इस दरवाजे के बाहर हमारा ग्लोरी इंतजार कर रहा है, और वो दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं तो वो दरवाजे को खोल दिया जाता है। और वो अपने मन ही मन बताता है अगर हमारे रास्ते के बीच में कोई अंधेरा है तो हमें बस उस अंधेरे को हटा देना है। और वो लोगन की तरफ देखता है और वो गॉड से प्रेयर करता है, हे गॉड प्लीज मेरे बेटे की फ्यूचर पे अपनी लाइफ की ब्राइटनेस को चमकाओ। तभी सीन कट होता है ट्विन कैसल लुलुनी की तरफ। हम देखते हैं उस कैसल की दीवार पर एक बंदे को, जो कि एक नाइट होता है, अपनी दूरबीन निकाल के अपने सामने की ओर देखता है। वो एक बैनर को देखता है जिसके ऊपर फ्लेम एम्बलप बना हुआ था, और वो कहता है कि ये कंफर्म हो गया है वो मैकलेन से है। और अगले सीन में ड्यूक वहाँ पर आता है और कहते हैं कि सच में वो आ गया। और ड्यूक की भी नज़र लोगन की आर्मी के ऊपर जाती है। वो कहता है कि नाइट भी है, और यहाँ तक कि वो रूमर्स वाले क्रॉसबो कैलेवरी भी। उनको ट्रुप को देख के लग रहा है कि वो 4000 से भी ज्यादा है, और साथ ही उन्होंने मेज को भी रखा है। उतने में पीछे से बेफरोज आता है और कहता है लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए ही है, मेरे ट्रुप से कुचले जाने के बाद उनके पास दोबारा से खड़े होने का वक्त ही नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने बस अपने नंबर्स को ही बढ़ाया है। अभी वहाँ कोई तीसरा आता है और कहता है कि मैं इतना श्योर नहीं हूँ। रोजर बेफरोज का नाम होता है। बेफरोज भी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उस बंदे को जिसने ये कहा था। वो आगे कहता है उनके फॉर्मेशन को देखने में वो डिसिप्लिन लग रही है, और उनके वेपन भी कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, लगता है कि तुमने उन्हें जल्दबाजी में ही जज कर लिया। उसकी बात सुन के बेफरोज गुस्सा करते हुए कहता है कि लुसीन क्या तू ही ऐसा नहीं है जो कि ऐसे लोगों को ज्यादा हाँक लेता है जिनकी मनसा खास नहीं होती है, तो उन्हें जरूरत से ज्यादा क्रेडिट
देता है। उतने में ड्यूक कहता है कि तुम क्या सोचते हो ल्यूसीन। बेफरोज हैरान हो जाता है। ल्यूसीन कहता है कि अगर ये सच में सीरियस है तो ये एक बड़ी ताकत बन सकती है। और वो बेफरोज को ताना मारते हुए कहता है कि और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, उसने एक काउंट को ह्यूमिलेट किया है। बेफरोज के तो पसीने छूट जाते हैं। वो अपने मन ही मन कहता है कि ल्यूसीन वो आलसी और बेकार है, वो हमेशा बीच में टांग अड़ाते रहता है, वो खुद से कुछ नहीं करता। अगर वो वाल्टामैन का इन लॉ नहीं होता तो वो चालाक कमीना पहले ही न्यूट्रल हो जाता। वाल्टामैन आई मीन ड्यूक कहता है कि ठीक है, मैं प्रिंस को इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ, हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अब ये सुनकर तो बेफरोज की उसकी तो गांडी जल जाती है। वो कहता है लेकिन ड्यूक, पर ड्यूक बेफरोज को ऐसे घूरता है मानो कि वो उसे अभी खा जाएगा। बेफरोज की फटके चार हो जाती है। ड्यूक बेफरोज के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि थोड़ा बड़ा सोचो रोजर, हम उनका यूज करेंगे पहले प्रिंस को डैमेज करने के लिए और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखते हुए हम उनको धोखा दे देंगे, इसलिए अभी के लिए शांत रहो। बेफरोज के पास कोई रास्ता नहीं होता ड्यूक के बात मानने के अलावा, इसलिए वो मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और ड्यूक एक नाइट को ऑर्डर दे देता है गेट को खोलने के लिए और उन्हें अंदर बुलाने के लिए। और अगले दिन में हमें लोगन के ट्रूप्स को दिखाया जाता है। लोगन गेट जैसे ही खुलते हैं वो कुछ देख हैरान हो जाता है क्योंकि उनके सामने जो खड़े थे वो सेकंड प्रिंस के फैक्शन के बड़े बड़े लोग थे। साथ ही वहाँ पर ड्यूक और मार्कस भी खड़े थे। लोगन अंदर जाते हुए मन ही मन कहते हैं क्या ये एक ग्रैंड वेलकम है। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है कि तो तुम फाइनली आ गए, जब मैंने खुद से तुम्हें हमारे साथ जुड़ने का मौका दिया था तब तुमने मना कर दिया था। हम देखते हैं कि ये बोलने वाला और को नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस था। वो आगे कहता है लेकिन तुम कुछ ट्रूप के साथ आए हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे यहाँ वेलकम करने आया हूँ। लेकिन दूसरी तरफ लोगन और उसके फादर वो तो सेकंड प्रिंस को देख हैरान थे। वो अपने मन ही मन कहते हैं कि आखिर ये इडियट कौन है।